गुड इवनिंग आप सभी को। अगेन गुड इवनिंग। अभी अभी मैं क्लास लेकर गया हूं ज्योमेट्री की। फिर से मैं हाजिर हूं आपके सामने आपको बार ग्राफ पढ़ाने के लिए। आज चौथी क्लास है बार ग्राफ की। कल पांचवी और आखिरी क्लास होगी। मुझे 3 क्वेश्चन कराने हैं आज, इतना ही टाइप हो पाया है। चलिए आइए देखिए, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे अपने आते हैं। टाइम चूंकि कम रहता है, समझाना भी होता है उसमें। देखिएगा, निम्नलिखित चित्र को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दिया गया जो दंड आरेख या बार ग्राफ है, 5 वर्ष की अवधि 2013-14 से लेकर 2017-18 के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु के आयात और निर्यात को दर्शाता है। आप देख रहे हैं कि ऐसा सेम जो इंस्ट्रक्शन है पिछले सवालों में भी था, क्योंकि ये CHSL का पेपर है और आपके कई शिफ्ट में एक ही ग्राफ दिए गए थे और क्वेश्चन उस पर बस बदल दिया गया था। कई सारे शिफ्ट में पेपर होता है आपका, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। तो पेपर में आपके ग्राफ तो बार ग्राफ सेम बने थे, सारी चीजें सेम थी, लेकिन सब पे क्वेश्चन अलग अलग थे। तो ये ग्राफ आपका जाना पहचाना ग्राफ होगा। कल किया है आपने इस पे क्वेश्चन। और आइए देखिए, जो ये SSC CHSL देखिए मॉर्निंग शिफ्ट का है आपका, और ये पहला सवाल आपके सामने आ गया। ये आपने ग्राफ कर लिया है, आपने कल इस पे क्वेश्चन किया था। अब जो आज आए हैं हमारे सामने नए सवाल आए हैं इसी ग्राफ पे, ध्यान से देखिएगा। किसी वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आयात में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि इंपोर्ट में परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज्यादा किस वित्त वर्ष में है, यह आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखिएगा, अगर हम 14-15 की बात करें तो 14 में ये देखिएगा आयात की बात कर रहा है, यानी कि इंपोर्ट की बात कर रहा है, तो 10-14 है, यहां 8-24 है। मेरे बच्चों इसका अंतर अगर लेंगे तो आएगा, अंतर कितना घटाएंगे तो 190 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद 15-16 की बात कर रहा है, तो 15-16 ये है, तो अपने पिछले ये वित्त वर्ष जो 15-16 वाला फाइनेंशियल ईयर है, अपने पिछले वर्ष का आयात उसका देखिए क्या है। तो इसका पिछला वर्ष जो होगा वो 14-15 होगा, तो यहां पर 10-14 है और यहां 11-37 है। तो अंतर कितना आएगा, 123 का आ रहा है। ध्यान से देखिए। फिर अगर 16-17 की मैं बात करूं तो 16-17 में जो आयात है वो आपका 1513, यानी कि इंपोर्ट है 1513, और इसके पिछले वर्ष में जो आयात है वो 1137 है। तो अंतर कितना, 376 आ रहा है। हर एक बच्चा देखेगा। और फिर उसके बाद 17-18 की बात करें तो 1658 है, और यहां पर आपका इसके पिछले वर्ष का जो इंपोर्ट है, आयात है, वो 1513 है। तो अंतर बच्चों 145 के आसपास आएगा। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। अब सुनिए, अगर मैं परसेंटेज ग्रोथ दिखाऊं तो ये 190 का ग्रोथ हो रहा है। कितने पे मेरे बच्चों, 824 पे, और गुणे 100 करेंगे। अब सुनिए, अब अगर मैं इसकी बात करूं आपके 123 के ग्रोथ की, तो 123 का ग्रोथ किस पे हो रहा है, 1014 पे, और गुणे 100 कर देंगे। अगर मैं 376 की बात करूं तो 376 का ग्रोथ हो रहा है किस पे, 1137 पे, गुणे 100 कर देंगे। और सुनिए, ये ग्रोथ तो बहुत कम है, 145 का ग्रोथ तो बहुत कम है, तो इसको परसेंटेज में लेने की जरूरत नहीं है। 145 का ग्रोथ हो रहा है 1513 पे, ऐसी परसेंटेज वैल्यू इसकी बहुत कम आएगी। आ रही बात समझ में, 10% से भी नीचे चली जाएगी, तो इसको हटा दीजिए, इसको नहीं चेक करते हैं। अब सुनिए, पूरा नहीं आपको कैलकुलेट करना है, कमी रखनी है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि ये अगर 200 होता और ये आपका 800 होता, तो करीब ये 25% के लगभग आता। लगभग अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती, 25% के आसपास होती। पूरा हल नहीं कर रहा हूं, देखिएगा, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, 123 बटा में 1014 है, तो अगर इसकी बात की जाए बच्चों, तो ये जो भी फिगर है निश्चित रूप से 10% से थोड़ा ज्यादा है। मान लिया 12% के आसपास रहेगी। हर एक बच्चा देखेगा, क्यों भाई, इसका 10% 101.4 ही तो होगा। ये 10% से थोड़ा ज्यादा है, तो 12% के आसपास होगा। अगर मैं इसकी बात कर लूं 376 बटा में 1137 की, तो ये जो आएगा लगभग, ध्यान से देखिएगा, ये 1/3 के आसपास है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, 1/3 के आसपास है। हर एक बच्चा देखेगा 1/3। देख लीजिए, 376 1137। अगर मैं बात करूं इसका कि ये लंबसम आपका ये मान लिया 400 के लमसम है, तो 4/3 1200 होता है।
जबकि 1137 और 376 है, तो लमसम ये 1/3 के आसपास है। तो 1/3 का मतलब क्या होता है? 33% के आसपास। बताइए, 33% के आसपास होता है फिगर। तो विदाउट डूइंग टोटल कैलकुलेशन आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहां तो आप टोटल घटाए हैं, तो घटाना थोड़ा कहीं कहीं जरूरी हो जाता है, इसलिए घटा लिया गया है। बाकी ये पूरा कैलकुलेशन नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में दिखाई दे रहा है बच्चों? ये 376 वाले में, यानी कि 16-17 में। सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में है? 16-17 में। ध्यान से देखिएगा, ये ग्रोथ हो गया। क्लियर है? सबसे ज्यादा ग्रोथ 16-17 में। अब थोड़ा और जल्दी करने की कोशिश करें। समझ में आया कितना जल्दी इसको किया है? और जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो घटाने की कोशिश की जाए तो 824 या 1014 लगभग 200 आएगा। पूरा नहीं घटा रहा हूं मैं, लगभग बच्चों कितना आएगा? 8 2 10, मतलब 200 से थोड़ा कम, यानी कि लगभग 200 के आसपास आएगा। और 200 की वृद्धि अगर 824 में हम दिखाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों आप समझ रहे हैं कि 200 की वृद्धि 824 पे दिखा रहे हैं, तो 25% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 25% से 824 पे 200 की, सॉरी 25% से थोड़ा कम आएगा। अगर मैं 200 लूं तो 800 का 25% क्या होता है? 200 होता है, जबकि 824 है तो थोड़ा कम होगा। आ रही बात समझ में? पूरा हमने घटाया नहीं है, काम चलाऊ घटाया है। अब अगर मैं 10 14 और 11 37 को घटाऊं, ध्यान से देखिएगा, तो नॉर्मली ये घट के दिख रहा है कि आपका 120 23 नॉर्मली घट जा रहा है 123। और 123 को देखूं मैं, ध्यान से देखिएगा, आपका 10 14 पे, तो निश्चित रूप से इसका 10% जो होता है 101 होगा। जबकि जो 123 अंतर आ रहा है यही फिगर में ही, वो थोड़ा ज्यादा है। 10% से ये ज्यादा हो जाएगा। ये आपका 25% से थोड़ा सा कम हो गया, ये 10% से वृद्धि थोड़ी ज्यादा हो गई। और अगर मैं इसको घटाऊं, ध्यान से देखिए, 11 37 और 15 13 को घटाता हूं तो 11 और बच्चों आपका 4 15 होता है, तो मतलब ये 400 के लमसम रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, अंतर पूरा नहीं घटा रहे हैं, 400 के लमसम रहेगा, थोड़ा कम, मतलब ज्यादा नहीं रहेगा, कम ही रहेगा। नॉर्मली घटाना चाहे तो भी 376 आ रहा है घट के, अगर एग्जैक्ट आंसर देना चाहे तो। लेकिन मान लेते हैं अगर 400 के भी लमसम है, तो 11 37 की बात करें बच्चों, तो ये 4/3 12, यानी कि 1/3 के आसपास आ रहा है। चूंकि हमने बढ़ा के लिया है, तो फिर भी ये कम है, तो 1/3 के आसपास बोल सकते हैं। तो 1/3 का मतलब ऐसे ही हो गया आपका 33% का ग्रोथ। ये 25% से थोड़ा सा कम था, ये 10% से थोड़ा ज्यादा था, ये 33% के अराउंड आ रहा है। आया समझ में? तो बच्चों यही तो ज्यादा ग्रोथ हो गया। ये तो निपट ही गया एक बार में। इसमें जो अंतर आ रहा है 15 13 और 16 58, अंतर ही बहुत कम है। समझिए, अंतर ही बहुत कम है, 145 का अंतर है। ध्यान से देखिएगा, तो आपका ये तो ऐसे ही ग्रोथ कम होगा। तो इस तरीके से आप आराम से अपने क्वेश्चन को निपटा सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए दूसरे सवाल में आएंगे। पूरा लगाया नहीं मैंने, देखा आपने कैसे निपटा दिया। किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योगफल सर्वाधिक है? ये तो देख के ही बता सकते हैं फिगर से। ध्यान से देखिएगा, आयात निर्यात दोनों, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बच्चों, आई बात समझ में? किसमें सर्वाधिक है, किस वित्त वर्ष में सर्वाधिक है? अब देखिएगा, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 8 6 14, 10 12 22, 11 16 बच्चों कितना हो गया? 27। अब 15 15 30, इसी में सबसे ज्यादा है। 13 16 कितना हो रहा है आपका? 29 के आसपास मान लिया। सबसे ज्यादा क्या है? इसी में है। सबसे ज्यादा इसी में आपका दिखाई दे रहा है कि आपका निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का योग आपके 2016 और 2017 वाले वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2016-17। देखकर कई लोग पूरा जोड़ने लगेंगे, तो जोड़ के समय नहीं बर्बाद करना है आपको। बात हमारी समझ में आ रही है? हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा, है ना आप लोग लाइव? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। 5 वित्त वर्षों के दौरान निर्यात का औसत कितना था? तो निर्यात बच्चों देख लेते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, औसत पूछा है तो आइए जोड़ते हैं। 638, 1256, 1661, 1538 और 1305 है। जोड़ेंगे मेरे बच्चों कितना? 63 98 आ गया। एवरेज चाहिए, औसत। एक मिनट
औसत, ये आएगा 63, 98 में आपने भाग दे दिया किससे? 5 से, कितना आएगा बच्चों? 1279.6। ये आपका आंसर है। आप कहेंगे सर एज्यूम्ड एवरेज लेकर करिए, तो मेरे बच्चों उसमें समय लग जाएगा। इससे बढ़िया आप जोड़कर 5 से भाग कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हर एक नियम हर सवाल पे अच्छा नहीं होता ना, जहां जो अच्छा रहता है वहां किया जाता है। अगर हम इसका एज्यूम ले भी लें 1200, तो बार बार घटाने में हम परेशान हो जाएंगे, बार बार घटाने में परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए एज्यूम्ड एवरेज लेकर हम नहीं निकाले हैं, हमने डायरेक्ट सारे एक्सपोर्ट को ऐड किया है और टोटल एक्सपोर्ट आया है 6398। 5 वित्त वर्षों से यानी कि 5 से भाग कर दिया, सीधे 1279.6 आपका आंसर आ गया। तो हमेशा ये नहीं है कि आप निपटा देंगे क्वेश्चन एक बार में देख के, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये कैलकुलेटिव है। आई बात समझ में? चलिए अब इसके बाद आपका अगला सवाल आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। यह भी सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित चित्र को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यह भी सेम वही फिगर मिलेगा, मैंने बोला था ना कि एक ही फिगर कई शिफ्ट में आपका घूमा था बच्चों, बस उस पर सवाल बदल गए थे। आइए देखिए, दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 वर्ष की अवधि 2013-14 ये एक वित्त वर्ष है, से 2017-18 ये एक वित्त वर्ष है, तो हो गया 5 वर्ष की अवधि के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु के आयात यानी कि एक्सपोर्ट, निर्यात यानी कि आयात यानी कि इंपोर्ट, और निर्यात यानी कि बच्चों आपके एक्सपोर्ट को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो ध्यान से देखिए, यहां है आपका निर्यात और ये हो गया आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब क्या है, ये भी सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है, दोपहर की शिफ्ट का। देखिए सारी चीजें वही हैं, सारा का सारा ग्राफ आपका वही पुराना वाला है। आइए डायरेक्ट प्रश्नों पे चलते हैं। किसी वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है, यानी कि बच्चों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जोड़ सबसे कम, निर्यात और आयात का जोड़ सबसे कम कहां है, दिखाता हूं मैं आपको। सबसे कम दिखाना है ना, तो 13-14 में 8-6-14 हो रहा है, यहां नॉर्मली ऐड करिए, और ये 10-12-22 ये हो रहा है आपका 27, ये 30, और मेरे बच्चों ये 29 हो रहा है। तो सबसे कम कहां है जोड़? 13-14 में। तो कौन से वित्त वर्ष में? आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि निर्यात और आयात का योग सबसे कम है, बताइएगा। वो है आपका वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 13-14, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पर बच्चों निर्यात और आयात का जोड़ सबसे कम दिखाई दे रहा हो, बाकी सब में ज्यादा है। पूरा बैठ के जोड़ना नहीं है, पूरा जोड़ना नहीं होता, आप लगभग में जोड़ के काम चलाइए, सही है, और देख के एक बार में उत्तर दीजिए और आगे बढ़िए, इतनी ही कहानी बनानी होती है। आइए अब इसके बाद है 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात का औसत क्या है। तो हमें चाहिए कुल आयात निकालना पड़ेगा, कितना हो रहा है कुल आयात बताइए बच्चों। आपका 824, 1014, 1137, 1513 और 1658 जोड़ेंगे 61, 41 आ जाएगा, कुल आयात हो गया। अब कुल निर्यात जोड़िए, अभी अभी जोड़े थे हम लोग 63, 98 आया था मेरे बच्चों, जोड़े थे ना कुल निर्यात, पिछले सवाल में जोड़े थे, यहां देख लीजिए, सॉरी इसमें नहीं जोड़े थे, पीछे वाले क्वेश्चन में जोड़े थे। आइए जोड़ लेते हैं, वो तो किसी दूसरे शिफ्ट में था ना। देखिए बार बार क्या बन जा रहा है, तो पूरा जोड़ते हैं। आइए, ये हो गया आपका 638, 1256, फिर बच्चों 1661, फिर 1538, 1305, कितना आएगा 6398। चाहिए औसत, ध्यान से देखिए, चाहिए औसत, औसत क्या हो जाएगा? चलिए आयात आपका 6141 है, निर्यात आपका 6398 है,
ये कुल आयात निर्यात का योग हो गया। और ये योग कितने वर्षों में तैयार हुआ है? 5 वित्त वर्षों में। तो इसको 5 से क्या कर देंगे? भाग। 5 ही से भाग करेंगे। ये 5 वर्ष का ही बच्चों आयात और निर्यात का योग है। तो आयात और निर्यात के योग का औसत चाहिए। तो आयात निर्यात टोटल जोड़िए और उसको फिर 5 से क्या कर दीजिए? भाग। कितना आएगा आपका? 2508.8। यह आपका आंसर आएगा। इसमें कैलकुलेशन आपको मिलेगी, आप ओरल नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आ गई बात समझ में? इसमें कैलकुलेशन है। तो मैं आपको दिखा दूं कि सारे सवाल हवा हवाई नहीं मिलते। ये CHSL का सवाल है, लेकिन फिर भी इसमें कैलकुलेशन आपको मिला है। क्लियर है सारे बच्चों को? एक बार कैलकुलेशन मिला लीजिएगा। इट मे बी पॉसिबल कि कहीं कुछ छूट रहा हो। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, तो आपको ध्यान देना है कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन छूट जाए। यहीं पर मिस्टेक आ गई। 6146 देखें। हाँ, ये आंसर पहले से रीलोडेड है, बस हमको रीलोड करना है। लेकिन एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, मैंने लगाया नहीं इसको। ठीक है बच्चों, ये ना सोचिएगा सर ने तो हवा हवाई कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया? कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। आइए, अब है आपका किस वित्त वर्ष में निर्यातों और आयातों का निरपेक्ष अंतर सबसे कम है? कौन सा वित्त वर्ष है जिसमें निर्यात, ध्यान से देखिएगा, निर्यात और आयात यानी कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अंतर निरपेक्ष यानी कि बच्चों एब्सोल्यूट निरपेक्ष अंतर सबसे कम है। मतलब डिफरेंस सबसे कम कहां है, ये आपको दिखाना है किस वित्त वर्ष में। आइए देखते हैं। सबसे कम डिफरेंस बच्चों आयात निर्यात का, ध्यान से देखिए, सबसे कम डिफरेंस इसमें दिख रहा है, डायरेक्ट दिखा है। मैं इसी बार की ओर कूद गया हूं एक बार में। मतलब हमें डेटा सामने स्पष्ट है। हमको बहुत ज्यादा बच्चों की तरह घटा घटा के नहीं देखना। हम देख रहे हैं कि इसी का जो आपका दोनों बार है बहुत क्लोज में है। बार से मैंने चेक किया, आंकड़े तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं बार से चेक करूंगा। इसमें गैप ज्यादा है, इसमें गैप ज्यादा, इसमें गैप ज्यादा, इसमें गैप ज्यादा, इसी में गैप कम है। तो आया बात समझ में बच्चों? इसी में अंतर क्या होगा? सबसे कम। देख लीजिए, बार के अकॉर्डिंग मैं गया हूं। किसके अकॉर्डिंग? बार के अकॉर्डिंग। ये बार कहां तक गया? यहां तक। और जस्ट इसी के पास आपका इंपोर्ट वाला भी पहुंचा है, बहुत पास पास है। तो इसी में डिफरेंस क्या होगा? सबसे कम होगा। आंकड़ों पर भी नजर डालें तो साफ दिखाई दे रहा है, 1538, 1513 अंतर साफ समझ में आ रहा है, बहुत कम है। और बाकी सब में कहीं 200 का, कहीं 100, कहीं आपका 300 का लगभग में अंतर इस तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों हम सीधे बार पे कूदते हैं और अपना आंसर देते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे करते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या है? 16-17। एग्जाम में ऐसे निपटाएंगे क्वेश्चन। चलिए आइए, चौथा क्वेश्चन है, 5 वित्त वर्षों के दौरान निर्यातों और आयातों के बीच निरपेक्ष अंतर का औसत कितना है? तो देखिए, सबका अंतर निकालना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन यहां इस सवाल में आपको करनी ही पड़ेगी। सबका अंतर निकालते हैं। आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस लीजिए पांचों फाइनेंशियल ईयर में। तो 638 और 824 का डिफरेंस कितना? 186। 1256, 1014 का अंतर कितना? 243, 242 है। और 1661 और 1137 का अंतर कितना? 1538 और 1513 का अंतर कितना? 1305, 1658 का अंतर कितना? बच्चों ये अंतर निकालना पड़ेगा आपको, समय देना पड़ेगा अंतर निकालने में। कैलकुलेशन को स्ट्रांग रखेंगे, फटाफट घटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब ये अंतर आ गया। अब अंतर का क्या पूछा है? औसत पूछा। तो इन अंतर को जोड़कर 5 से क्या कर देंगे? भाग। तो निरपेक्ष अंतर का औसत, मेरे बच्चों कैलकुलेशन एक बार मिलाते रहिएगा। 186, 242, 524, 25, 353 आ रहा है, बटा में क्या? 5। कितना आएगा? 200। आपका 66 आ गया।
ये आंसर है। कैलकुलेशन आपको यहां करनी पड़ेगी। समझ में आई बात? यू हैव टू कैलकुलेट इट, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सही है बच्चों। एक बार कैलकुलेशन आप लोग मेरा देखकर मत करिएगा, आप लोग खुद एक बार उतार लीजिएगा सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है? आ गया समझ में? चलिए देखिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित चित्र को देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहां चित्र बदलेगा। दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 6 वर्ष के दौरान 2 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ध्यान से देखिए, ये ऑरेंज वाला स्कूल ए को दर्शाता है और ये आपका येलो वाला स्कूल बी को दर्शाता है। ध्यान से देखिएगा, यहां क्या है, स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। देखिए 2008 में स्कूल ए में 640 विद्यार्थी थे आपका, और स्कूल बी में यानी कि येलो वाले में 550 विद्यार्थी थे। 2009 में आपके स्कूल ए में 800 विद्यार्थी, ऑरेंज वाला स्कूल ए है। दिमाग में ये बैठा लेना होता है कि आगे हम ग्राफ देखें और उत्तर देते जाएं। और 2009 में स्कूल बी में 820 है। उसी तरह से 2010 में 500 है स्कूल ए में और 600 है स्कूल बी में। ये आपको दिमाग में सेट कर लेना है। मॉर्निंग शिफ्ट CHSL का पेपर है, ध्यान से देखिएगा, 2018 के ये सब क्वेश्चन है। पहला सवाल आपके सामने है, हर एक बच्चा देखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सभी वर्षों के दौरान स्कूल बी और स्कूल ए के कुल विद्यार्थियों का अनुपात क्या है? ध्यान से देखिएगा, स्कूल बी और स्कूल ए के कुल विद्यार्थियों का अनुपात। तो बी में कुल विद्यार्थी 550 जोड़ते हैं, 550, 820, 600, 750, फिर बच्चों 500 और फिर 480। इसको जोड़ना आसान है। 500, एक मिनट, 550 है और ये 500, सॉरी बच्चे, ये 500 ही तो था, एक मिनट, 500 है प्लस 480, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा? ये आ रहा है 3700। अगर ए का योग लिया जाए तो ए में क्या है, 640, 800, 500, ध्यान से देखिएगा, फिर 700, फिर मेरे बच्चों 900 और फिर 750। इसको जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 4290। अब बी ए का रेशियो चाहिए, 3700 और ये 4290 हो जाएगा। बच्चों देखिएगा, आपका 10 से 10 कट गया तो ये आएगा 370 और 429, ये आएगा। ये आसान था, जोड़ना बहुत आसान है, आप यहीं जोड़ सकते हैं। 550, 820, 600, 750, 500, 480, आराम से ओरल ऐड हो सकता है। और ये ओरल क्वेश्चन है, ये सवाल ओरल है। सही है, क्लियर है सारे बच्चों को? आ गई बात समझ में? अब चलिए आइए देखिए, जोड़ लेते हैं। आइए देखिएगा, चलिए ये 500 हो गया बच्चों, ये 800 हो गया तो 8 5 1300, और ये आपका 600 हो गया तो ये 1900 हो गया, फिर ये 700 हो गया तो ये 2600 हो गया, और मेरे बच्चों ये 500 हो गया, 3100 हो गया, ये 400 हो गया तो 3500 हो गया। सुनिए अब आगे क्या क्या है, ये 50 इसका, 50 इसका तो 100 हो गया, तो 35 एक 3600 हो गया, इसका 20 और मेरे बच्चों इसका 80, तो 100 और हो गया। तो कितना हो गया टोटल बताइए? 3700 हो गया। कितना आराम से जोड़ लिया बताइए, ऐसे ही जोड़ना था। अब हम इसको जोड़ने चलेंगे तो 100 के राउंड में जोड़ते हैं तो जल्दी जोड़ लेते हैं, आसान है ये सब योग। पीछे वाला योग कठिन था थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा अगर जल्दी जोड़ते तो हो सकता हो कंफ्यूजन हो जाता और ह्यूमन एरर हो जाता। ह्यूमन एरर भी तो होता है जल्दी जल्दी के चक्कर में। तो जहां फिगर आसान दिखे उसे जल्दी जल्दी निपटाइए, जहां लगता है कि थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, जो डिफेंसिव होके थोड़ा 10 सेकंड ज्यादा ही लगेगा दे दीजिए, ये आंसर कम से कम गलत ना हो। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, आपको इसको दिमाग में रखना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में। अब हमें जोड़ना है, देखिएगा यहां 600 800 आपका 1400 हो गया, फिर 500 1900 हो गया, फिर 700 2600 हो गया, फिर बच्चों 900 सीधे आपका 3500 हो गया, फिर 700 सीधे हो गया 4200। अब सुनिए जो छोड़े थे वो लेंगे।
40 छोड़े थे, फिर उसके बाद मेरे बच्चों यहां वाला 50 छोड़े थे, तो 90 हो गया, तो आ गया 4290। कितना आराम से जोड़ लिया, ऐसे जोड़ना है तो सीधे सीधे रेशियो लेना, 0 से 0 कट गया, आ गया आंसर। ये ओरल हो जाएगा आपका। आइए, किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है? अंतर सबसे अधिक दिखाना है। तो अगर मैं बात करूं, बच्चों ध्यान से देखिएगा ग्राफ की सीधे, तो जहां पर एक स्कूल ए का बार है और एक स्कूल बी का बार है, जिसमें गैप ज्यादा दिखाएगा, बार की बात कर रहा हूं, बार में ही जिसमें गैप ज्यादा दिखाई देगा उसी में अंतर ज्यादा है। बच्चों किसी को भी दिख जाएगा इसी में आपका गैप बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। तो कुछ नहीं करना, घटाना पिटाना कुछ नहीं है, सीधे सीधे यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसी में अगर न्यूमेरिकली देखें तो 500 900 कितने का अंतर है, 400 का। इतना बड़ा अंतर कहीं नहीं दिखाई देगा। आप बार का ही गैप देख लीजिए ना, तो बार के गैप को देखकर आप आंसर कर सकते हैं। ऐसी बहुत परिस्थितियां आपके सामने उत्पन्न होंगी कि फिगर देख के ही एक बार आंसर कर देंगे, अच्छा यही सही है। सबसे बड़ा अंतर इसी में है 2012 में, स्कूल ए और स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में। चलिए आइए, तीसरे नंबर का सवाल है हमारा, 6 वर्ष की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? दशमलव के 2 स्थान तक लेना है। तो बच्चों देखिएगा, स्कूल बी की बात हम कर रहे हैं, तो इसका आप नॉर्मली एवरेज निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसको मैं डू योरसेल्फ पे डाल देता हूं, अभी करके बताइए कितना आ रहा है। ओरल बताइएगा, ध्यान से देखिए, जल्दी बोलिए, ओरल बताइए, ओरल बताइए। जल है अनिल जी? कैसे भी दे दीजिए कमेंट, जल्दी 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 बोलिए। सर नहीं, थर्सडे से बोला था, क्या स्टार्ट होगा? परसेंटेज? अरे रेशियो के बाद स्टार्ट होगा भाई, इस रेशियो के बाद स्टार्ट होगा। रेशियो पहले पढ़ना था उसमें, रेशियो के बाद ही स्टार्ट होगा। नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी दे रहे हैं। बच्चों इतना वेट ही नहीं करना था, आपसे बी के विद्यार्थियों का औसत पूछा है। कई लोग एज्यूम्ड मीन लेकर किए होंगे, कई लोग बी वाले की संख्या जोड़कर भाग किए होंगे, किससे? 6 से। लेकिन अभी पिछले सवाल में आपने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। पहले सवाल में आपने जोड़ा है, बी के विद्यार्थियों की संख्या टोटल कितनी है? 3700। और जब मेरे बच्चों एक बार 3700 हम जोड़ चुके हैं, तो इन्हीं का तो एवरेज पूछा है, बताइए। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 3700 बटा 6, आंसर कितना आ जाएगा? 616.67। ये आंसर है, इतना ही करना था बस। तो पुराने जो आंकड़े का प्रयोग करके वैल्यू फाइंड किए होते हैं, आगे के क्वेश्चंस में उसकी जरूरत पड़ सकती है, जैसे यहां पड़ गई। पहले ही सवाल में बी के कुल विद्यार्थी हम निकाले थे 3700, निकाले थे कि नहीं? अब दोबारा एवरेज लेने में फिर क्यों योग निकालेंगे, या एवरेज एज्यूम से क्यों करेंगे? सीधे 3700 बटा 6 नहीं कर लेंगे? तो ऐसे निपट गया क्वेश्चन, ये तरीका होगा। ठीक है, चलिए आइए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौथा सवाल। किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इससे पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक हुई है? तो बी में वृद्धि दिखानी है ना बच्चों, तो पीला वाला ध्यान से देखिएगा। में अगर हम 2010 की बात करें, ध्यान से देखिए, अगर हम 2010 की बात करें तो यहां पर आपका 2010 में कितने हैं? 600। और इससे पिछले वर्ष में कितने थे? 820, यानी कि कम हुए हैं ना। अगर मैं बोलूं कि 2010 में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो दिखनी भी तो चाहिए। 2010 का पिछला वर्ष 2009 होता है, 2009 में बी में 820 विद्यार्थी थे, 2010 में घट के 600 हो गए, तो कमी हुई है ना, वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए ये ऑप्शन ऐसे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आऊंगा 2009 की बात करूंगा, तो 2009 में 820 विद्यार्थी हैं बी में,
और उसके पिछले वर्ष में 550 है, तो बताइए अंतर कितना आ रहा है? 270 का। ध्यान से देखिएगा। अब सुनिए, 270 बटा आप 550 करेंगे और गुणे 100 करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, लगभग ये 50% के आसपास आएगा। भाई इसका आधा करते हैं तो कितना आता है? 275। और ये क्या है? 270। आधा यानी कि 50% लेंगे तो आएगा ना 275। तो ये तो क्या है? 270 थोड़ा सा कम है, लगभग 50% से थोड़ा कम। पूरा कैलकुलेट करने वाला मूर्ख बन जाता है एग्जाम में, पूरा नहीं कैलकुलेट करना है। अब सुनिए, 2011 की मैं बात करूं तो 2011 में 750 है, उसके पिछले वर्ष में 600 है, तो अंतर कितना? 150। तो मेरे बच्चों ये 150 की वृद्धि हुई है कितने पर? 600 पे, और गुणे 100 डायरेक्ट ये कितना आ रहा है? 25%। बताइए 25% आ रहा है। अब अगर मैं 2013 की बात करूं तो 13 में 480 है, इसमें भी क्या हो गया? 13 से पहले 12, तो 12 500 था, और 13 में 480 कम हो गया। तो मेरे बच्चों ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब इन दोनों में कौन ज्यादा सही है? 2009। 2009 में ही वृद्धि अपने पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक हुई है। 2009 में स्कूल बी में छात्रों की संख्या में जो वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक हुई है। तो इस तरीके से आप आंसर दे देंगे। कैसा लगा आज की डीआई की क्लास? क्या पीडीएफ कल मिलेगा? अभी और क्वेश्चन कराने हैं ना हमें। कहां टाइपिस्ट हमारे टाइप कर पा रहे हैं? एक ही तो आ रहे हैं, 3 रखा था, एक आ रहे हैं, उसमें 2 नहीं है इस समय उपलब्ध। और पीटी की क्लास चलानी होती है, उसका भी मटेरियल टाइप कराना होता है। शुभम तिवारी आ रहा है नंबर सिस्टम का, अब टाइम आ रहा है, चलेगा 15 दिन 20 दिन बाद नंबर सिस्टम। ठीक है सर, एक दिन में 2 क्लास कर सकते हैं, अर्थमेटिक प्लस एडवांस साथ में, ऑफलाइन जब ओपन हो? एकदम कर सकते हैं अभिषेक, एकदम कर सकते हैं। शुभम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे हम। ठीक है दीक्षा पांडे, संजीव सर की पॉलिटी कब से चलेगी? तो संजीव सर अब पॉलिटी नहीं पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे यहाँ पर डीपी पांडे सर, जिन्होंने बहुत ज्यादा सिलेक्शन दिया है यहाँ पीसीएस में, आपके इलाहाबाद में। इंडिविजुअल वही पढ़ा रहे हैं इस समय यहाँ पर, डीपी पांडे सर। उसके बाद एक और टीचर से आप भली भांति परिचित हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, कुशल नहीं सॉरी अखिल तिवारी सर। और फिर एक और सर हैं, सर का क्या नाम है भाई? सर का नाम मैं भूल रहा हूं, चलिए एक और सर हैं, वो भी पांडे सर ही हैं। ठीक है पूरा नाम उनका नहीं पता, वो भी पांडे सर हैं, वो पढ़ाएंगे। ठीक है चलिए, और कोई सवाल आपका? बार क्राफ्ट का पीडीएफ कल मिलेगा। कैसी लगी मेरी क्लास जरा करके बताइए कमेंट। ठीक है हाँ वो सतीश तिवारी सर हैं जो आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। चलिए 3 टीचर हैं जिनकी क्लास लगेगी, वो पढ़ाएंगे। थैंक यू सर, आप इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते हो। कौन कह रहा है इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाते? इंग्लिश मीडियम का बैच अलग होता है, ये जो बैच है आपका वो हिंदी मीडियम का बैच है, और इतनी इंग्लिश तो जाननी चाहिए हिंदी मीडियम वालों को भी। इंग्लिश मीडियम का मेरा बैच सेपरेट चलता है, अलग चलता है, और ऑफलाइन चलता है। ठीक है वो भी फाउंडेशन इंग्लिश मीडियम का ले रहा हूं। दीपक मौर्य चलिए चलिए बढ़िया, थोड़ा बहुत एक काम कर लिया करिएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट जिसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं उसको एक बार मिला लिया करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में हो सकता हो कहीं कुछ स्लिप कर जाए आदमी, होता है ऐसा, आप जानते हैं। धन्यवाद ब्रिजराज, राजन, आकाश, दीक्षा, अभिषेक, अमित, चलिए भानु, शुभम, चलिए बहुत बढ़िया, दीपक, इंस्पायर एकेडमी, बदायूं, आलोक, जयशंकर तिवारी, आनंद, महेंद्र, ऐसे ही बच्चों आप लोग लाइव आते रहिए, मैं आपको लाभ पहुंचाता रहूंगा, और कल और अच्छे सवालों के साथ मैं आपके सामने आऊंगा। चूंकि समय बचा हुआ है लेकिन सवाल मेरे पास नहीं है कराने के लिए, इसलिए मैं कल आऊंगा, क्योंकि इसको पीपीटी बनना जरूरी होता है, हाथ से बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दीक्षा पांडे यूपीएसआई के लिए आप 30 प्लस में ही रहिए, 30 प्लस में, 30 प्लस में क्वेश्चन आपको करने हैं दीक्षा, 30 प्लस बड़े आराम से हो जाएगा। विकास मिश्रा जी धन्यवाद, विकास, सत्यम, बलवंत, दीक्षा बता दिया दीक्षा मैंने आपको, अभिषेक, सभी बच्चों को भाई धन्यवाद, धर्मेंद्र, शिवा वर्मा, विकेश। यूपीएसआई के लिए मैं बताया 30 प्लस रहना है क्वेश्चन मैथ्स में,
और जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया है आप लोगों को यूपीएसआई के लिए, आप निश्चित रूप से 30 प्लस या 35 40 के बीच में रहेंगे, या 40 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऋषि देव सिंह, चलिए। अमित तिवारी सर, डेटा इंटरप्रिटेशन, हाँ सुनिए मैं ये बता दूं, डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस हैं मैंने तो कुछ गिने चुने ही कराए हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस और अच्छा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि कहीं से डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन मिले, डीआई का क्वेश्चन मिल रहा है उसको लगाइए। जितना एक सवाल तो डेली अपने रूटीन में डाल लीजिए कि एग्जाम का आया हुआ सवाल एक हम डेली लगाएंगे या 2 डेली लगाएंगे। ठीक है, एक में 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे डेली लगाइए। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी, क्योंकि देख रहे हैं कि कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, और आपका कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, कैसे हम जीटीओ लगा दें, कैसे हम ग्राफ देख के आंसर दे दें, कैसे हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर दें। तो ये सब एक दिन में नहीं सीखता आदमी, कम से कम लगातार डेली एक एक ग्राफ सॉल्व कर रहे हैं तो आप 30 दिन 40 दिन बाद एक अच्छी स्पीड प्राप्त कर लेंगे और फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब कल बार लास्ट होगा हमारा, फिर उसके बाद मैं लाइन ग्राफ पढ़ाऊंगा या टैबुलेशन, दोनों में से कोई एक। कृष्णा यादव, यूपीएसआई की जीएफ थी, बैच चलेगी ऑनलाइन, अब जल्दी ही स्टार्ट कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।